गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट सेकंड का जो सेकंड पोर्शन है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, अभिगमन परिघटनाएं, इसको प्रारंभ करते हैं। उससे प्रारंभ करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो शुरुआत होती है मीन फ्री पाथ, मध्य मुक्त पथ। जिस तरह से इसके नाम में है, एक तो ये मुक्त पथ है और उन मुक्त पथों का माध्य है। तो क्या होती है इसकी परिभाषा, आइए देखते हैं। डेफिनेशन: अणुओं के मध्य, दो टकरों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी निकाय में जो अणु है वो रैंडम जिगजैग मोशन करते हैं, आपस में गति करते रहते हैं। और इनका जो रास्ता होता है वो, जैसे अपन पहले मान के चलते हैं काइनेटिक थ्योरी में भी, कि अणु आपस में परस्पर भी टक्कर करते हैं और पात्र की दीवारों से टक्कर करते हैं। तो हमने ये माना है कि पात्र बहुत बड़ा है तो अणु परस्पर टक्कर करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं। तो किन्हीं दो टक्करों के मध्य कोई बल नहीं होता, दोनों के मध्य, क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल्स है, कोई आकर्षण बल नहीं होता। तो इनके मध्य जब बल नहीं होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अतः ये एक सरल रेखा में चलते हैं। सो दो टकरों के बीच अणु द्वारा सरल रेखा में चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है, फ्री पाथ कहलाती है। क्योंकि वहाँ पर कोई बल नहीं है इसलिए इसको फ्री पाथ कहते हैं। और अनेक मुक्त पथों का माध्य माध्य मुक्त पथ कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। तो यदि हम इसकी शॉर्ट में परिभाषा देना चाहें तो ये हो सकता है कि किसी भी गैस में अणु के मध्य जो टक्कर होती है, इस टक्करों के मध्य अणु सीधी रेखा में गति करता है। इनके मध्य जो दूरी होती है उसको मुक्त पथ कहते हैं, और इन मुक्त पथों का जो औसत मान आता है उसको हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जैसे एक फिगर में हमने समझाया है कि ए से बी पॉइंट तक चलने के लिए ये कई सारे टक्कर करते हैं। पहला अणु ए से स्टार्ट होता है, मान लो L1 दूरी तय करने के बाद में इसकी टक्कर होती है, जिससे इसकी दिशा बदल जाती है। अब ये L2 ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर उसके बाद में L2 ट्रेवल करने के बाद में फिर L3 ट्रेवल करता है। इस तरह से डिफरेंट डिस्टेंसेज होते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारी दूरियां बराबर हो, अलग अलग भी हो सकती है, मोस्टली अलग अलग ही होती है। जैसे हमने लिखा है L1 इज नॉट इक्वल टू L2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू L8। माना कि टोटल n टक्कर होती है, सो द लैम्डा इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस दैट इज अप टू Ln, दैट इज द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल, दिस मॉलिक्यूल्स, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द कोलिजन्स, कुल टक्करों की संख्या कैपिटल N। सो द माध्य मुक्त पथ आएगा L बाई N। कैपिटल L इज द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड, कुल तय की गई दूरी, और कैपिटल N टक्करों की संख्या। इसको हम यदि वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय। और यहाँ पर ये औसत वेग मान लेते हैं कि इन टक्करों के मध्य जो वेग आता है इसको हमने v एवरेज डाल दिया है, लैम्डा इक्वल टू v एवरेज t बाय द n। इसको v बार भी लिखते हैं, एवरेज को, माध्य वेग को। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर दिस मीन फ्री पाथ। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। अ शॉर्ट डेफिनेशन फॉर दिस वन, कि किसी समय अंतराल है, मान लो t समय अंतराल है, कितनी दूरी तय करता है, उन सबके मुक्त पथों का जो औसत होता है उनको माध्य मुक्त पथ कहते हैं। नाउ वी वांट टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। माना कि गैस के प्रति एकंग आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n है, जिसको हम अणु घनत्व भी लिखते हैं, मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी लिखते हैं, तथा गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा इसका व्यास स्मॉल d है। टू कैलकुलेट मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, माना कि केवल एक ही अणु गतिशील है, हमने किसी एक को हीरो बना लिया, माना कि वही गतिशील है, बाकी सब
रेस्ट में है, क्योंकि उसको हम एनालिसिस करते हैं तो बाकी सबको हमने आइडियल कंडीशन में स्थिर अवस्था में विरामावस्था में मान लिया है। गतिशील अणु उन सभी अणुओं से टकराता है जिनके केंद्र उस अणु के केंद्र से d दूरी पर स्थित हो। जैसे ये चित्र में बताया हमने कि जो बीच वाला अणु है वो उनसे टकराएगा जिसके चारों तरफ स्मॉल d वाला एरिया आता है, उसमें वो टकराता है, क्योंकि बाकी तो दूर होंगे, जो इसके निकटतम होंगे उनसे टकराएगा। एक अणु ही गतिशील है, इसके अतिरिक्त शेष विरामावस्था में है, और इस क्षेत्र जिस एरिया में वो टकराता है उसको हम क्षेत्र प्रभाव या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह प्रभाव होता है इसका, इस अणु का प्रभाव उस रीजन में होता है, इसलिए इसको रीजन क्षेत्र कहते हैं, इफेक्टिव रीजन भी कह सकते हैं। माना कि अणु v बार औसत वेग से गति करता है, जैसे हमने चित्र में समझाया है कि बीच वाला जो पार्टिकल है, बीच वाला अणु है जो v बार औसत वेग से गति करता है। ये अणु अन्य अणुओं से टक्कर होती है। ये तब होती है जब गतिशील अणु कण का केंद्र स्थिर कण के केंद्र के चारों ओर खींची गई त्रिज्या d में गोलाकार प्रभाव क्षेत्र में होता है। मीन्स इसके जो चारों तरफ एक एरिया बना लें, उस एरिया में हो। स्मॉल d क्या है, यहाँ पर व्यास है, इस डायमीटर है इस मॉलिक्यूल का। तो जैसे हमने ये माना कि जो टोटल साइज हमने माना कि 2d है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल इसमें समाये हैं, मान लेते हैं। और यदि कोई तीसरा यदि इस तरह से माने सेकंड फिगर के हिसाब से कि कोई मॉलिक्यूल से वो अंदर जा रहा है, तो वो उन अणुओं से टकराएगा जिनकी इसकी इस डायमीटर में आ जाता है, इस d के डायमीटर में आता है, उनसे टकराता है। माना कि ये t समय अंतराल तक गति करता है, तो जो लेंथ ट्रेवल करेगा इसमें वो आएगी v बार t, क्योंकि v इसका औसत वेग है। तो इस तरह से यह एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया कि इसका जो क्षेत्रफल आता है वो तो जो हमने पाई डी स्क्वायर आ जाएगा, प्रभावी काट क्षेत्रफल जैसे हम पहले डिस्कस करके आए। और इस सिलेंडर की जो लेंथ आती है, इस काल्पनिक सिलेंडर की लेंथ, वो v बार टी होती है। सो नाउ और खींचे गए डी गोलाकार क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र में होते हैं, अतः अणु का प्रभावी काट क्षेत्रफल जिसको हम सिग्मा दैट इज पाई डी स्क्वायर, जिसे कोलिजन क्रॉस सेक्शन कहते हैं, टक्कर अनुप्रस्थ काट भी क्षेत्र कहते हैं। v बार औसत वेग से चलते हुए t समय अंतराल में तय की दूरी v बार t होता है, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। तो इस बेलन का जो आयतन आता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम आता है, दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू द लेंथ पाई डी स्क्वायर v बार t। यदि प्रत्येक एकांक आयतन में अणु n है, तो इन अणुओं की संख्या जो t समय में गतिमान अणु से टक्कर करते हैं, जो इस सिलेंडर में आएंगे वही तो टक्कर करेंगे। तो कितने आते हैं, एकांक आयतन में अणु की संख्या n है, इसको आयतन से गुणा कर देते हैं, तो उन अणु से ये टक्कर करता है। सो t समय में जो टक्कर करेंगे इस अणु से, वो आएगा पाई डी स्क्वायर v बार t इंटू द n। सो t सेकेंड में टक्करों की जो कुल संख्या आती है वो आती है पाई डी स्क्वायर v बार t इंटू द n। सो माध्य मुक्त पथ यदि हम कैलकुलेट करना चाहें, जैसे हमने पहला डेफिनेशन लिखी थी, लैम्डा इक्वल टू टी सेकेंड में तय की दूरी डिवाइड बाई टी सेकेंड में कुल टक्करों की संख्या है, कैपिटल N कैपिटल L बाई द कैपिटल N। यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा तय की गई दूरी v बार टी और टक्करों की संख्या जैसे हमने कैलकुलेट किया पाई डी स्क्वायर v बार टी मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल n। सो दैट इज पाई डी स्क्वायर n, या इसको 1 बाई सिग्मा n भी लिख सकते हैं। सो कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आया हमारा, उपरोक्त कैलकुलेशन जो अज्यूम किया हमने उसके अकॉर्डिंग लैम्डा का मान आता है माध्यमिक पथ मीन फ्री पाथ 1 डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर n। उपरोक्त सूत्र में हमने डिराइव करते ये माना कि केवल एक अणु गतिमान है, बाकी सब स्थिर है, परंतु प्रैक्टिकल तो ऐसा होता नहीं। सारे अणु गति करते हैं, सब अपना अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैक्सवेल वितरण के अनुसार सभी अणु भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान होते हैं, जिसके हमने कैलकुलेट किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में। सो मैक्सवेल वितरण का उपयोग करते हुए यदि माध्यमिक की ज्ञात किया जाए तो थोड़ा सा करेक्शन होता है, और वो होता है लैम्डा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द n। तो 1 बाई जो रूट 2 और इसमें फैक्टर ऐड हो जाता है,
if we assume that all particles are in motion. If we suppose that only the one particle, one molecule is motion, then we write only the 1 divided by pi d square n, और जो करेक्शन आया, करेक्शन फैक्टर इसको कह सकते हैं अपन √2 आता है. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट ऑन विच फैक्टर्स दिस मीन फ्री पाथ डिपेंड्स, कि माध्य पथ किन किन पे निर्भर करता है. तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ये है कि माध्य मुक्त पथ की दाब, ताप व घनत्व पर निर्भरता होती है. किस तरह से होती है? डिपेंडेंस ऑफ द मीन फ्री पाथ ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड द डेंसिटी. डिराइव करने के लिए हम देखते हैं आदर्श गैस का समीकरण से हम लिखते हैं पी वी इक्वल टू आर टी. पी वी इक्वल टू कैपिटल एन की टी, आर को हमने की एन के लिख दिया है. नाउ द पी इक्वल टू द एन बाई वी के टी, और इसको एन बाई वी होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द वेरी स्मॉल एन के टी. यहाँ पे एन इकाई आयतन में अणुओं की संख्या प्राप्त होती है. सो पी इक्वल टू एन के टी या एन इक्वल टू पी बाई के टी. ये हमें मिला, हमें एकांक आयतन में अणुओं की संख्या. इसको हम जो हमारा लेमडा का फॉर्मूला था, माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला था, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी नो दैट लेमडा इक्वल टू 1 बाई √2 पाई डी स्क्वायर एन, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें एन की वैल्यू तो मिलता है हमें के टी डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी. सो वी कैन कंक्लूड दैट lambda is directly proportional of the T and lambda is inversely proportional of the P. यदि ताप ज़्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो दूर दूर हो जाएंगे, तो उनकी जो लेमडा का मान है, माध्य मुक्त पथ का मान, वो बढ़ जाता है. और यदि दाब बढ़ा देते हैं, कंप्रेस हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो कहते हैं पास पास आने से इनकी जो दूरी आएगी, मुक्त पथ वाली दूरी, वो घट जाती है. तो ताप बढ़ाने से बढ़ती है और दाब बढ़ाने से घटती है. अतः माध्य मुक्त पथ गैस के ताप के अनुक्रमानुपाती व दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है. नेक्स्ट, द थर्ड फैक्टर्स, घनत्व, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. माना कि एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो n अणु का द्रव्यमान होगा कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू द n. अतः प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है रो इक्वल टू m इंटू n. यहाँ n था नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एक अणु का द्रव्यमान m है, तो जो टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम आता है, डेंसिटी इसको हम कह सकते हैं, घनत्व कह सकते हैं, रो इक्वल टू mn होता है. सो नाउ द n इक्वल टू रो बाई m. अगेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द n इनटू द फॉर्मूला, एंड द लेमडा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर n की जगह हमने रो बाई m लिखा, तो लेमडा मिल गया हमें m डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर रो. That is prove that the lambda is inversely proportional of the rho. माध्य मुक्त पथ घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है. यदि घनत्व ज़्यादा होता है, बहुत पास पास होते हैं, बहुत घनत्व होता है, बहुत हाई डेंसिटी का है, तो नेचुरल है मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, तो लेमडा का मान कम हो जाता है. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री पाथ. मुक्त पथों का वितरण. माना कि किसी पात्र में गैस के कैपिटल N अणु बिना टकराए x दूरी तय करते हैं, तथा उनमें से dN अणु x व x प्लस dx दूरी के बीच टक्कर करते हैं. प्रायिकता के सिद्धांत से x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में टकराने वाले अणुओं की संख्या dN रह जाती है. हमने ये माना, हम प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो किस तरह की प्रोबेबिलिटी आती है, इनका किस तरह से माध्यमिक वितरण होता है. तो मानते हैं कि x दूरी बिना टकराए n अणु निकल जाते हैं, उनमें से जो टक्कर करते हैं x और x प्लस dx दूरी में, वो dn है. तो प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में जो टक्करों की अणु संख्या होती है, वो dn होती है. अतः दूरी जो dn डिपेंड करता है, वो किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो दूरी पर, दूसरा कुल अणु कितने आते हैं. So we say dN is directly proportional of the n multiplied by the dx. So dN equal to minus pc n dx. यहाँ pc आनुपातिक नियतांक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसे संघट प्रायिकता, कोलिजन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन्स. यहाँ नेगेटिव साइन क्या कहता है? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बिना टकराए की दूरी
x में वृद्धि से n का मान घटता है। जितनी देर दूरी बढ़ाएंगे x n का मान घटता जाएगा। मीन्स बिना टकराए हुए अणुओं की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि दूरी ज़्यादा होगी तो टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मीन्स दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सो द डी एन इक्वल टू माइनस पी सी एन डी एक्स, हम डिवाइड कर देते हैं n से, तो डी एन बाई द एन इक्वल टू माइनस पी सी डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, सो इंटीग्रेशन ऑफ द डी एन बाई एन इक्वल टू माइनस पी सी डी एक्स logarithm of n equal to minus pcx plus c, where c is constant of integration, जिसको हम प्रारंभिक अवस्था के लिए निकाल सकते हैं कि when x equal to 0 प्रारंभ में थे, मान लो स्टार्ट हुआ था, तो जो कुल अणुओं की संख्या थी जो बिना टकराए थे n equal to कैपिटल n0 था। सो log of the n0 minus pc into 0 plus c, so c equal to log of the n0. So now we can rearrange and obtain the result is n equal to n0 e raised to power minus pcx। मीन्स ये x के साथ में इनकी संख्या चरघातांक के रूप में घटती है। चूँकि x दूरी तय करने के पश्चात बिना टकराए अणुओं की संख्या कैपिटल n है, अतः अणु द्वारा बिना टकराए दूरी x तय करने की जो प्रायिकता है p इक्वल टू n बाई n0, उसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर माइनस pcx।